एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग करने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस। बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आज हमारी जो करंट अफेयर्स की डेली क्लास होती है वो मिस ना हो, और ऐसा ना हो कि हमने कुछ नहीं किया है। मॉर्निंग को पूरा यूटिलाइज करना है, बी इट एनी डे, है ना। और आप सभी को बहुत सारी बधाइयां इंडिपेंडेंस डे की, ठीक है। तो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है और आज का दिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, नो डाउट। अब इंडिपेंडेंस डे है, आज घर घर तिरंगा लगेगा, हर घर तिरंगा लगेगा, लेकिन इस तिरंगे की कीमत वही, इज्जत वही होनी चाहिए जो 15 अगस्त को होती है। क्योंकि कई बार हम लोग तिरंगे लगाते हैं 15 अगस्त को, 16 अगस्त को वो कहीं गिरा रहता है, किसी ने कूड़े में फेंक दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो तिरंगा है, हम भारतीय तो हमेशा हैं, जीवन भर के लिए हैं। इंडिपेंडेंस डे एक वो दिन हम लोग याद करते हैं जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने इंडिपेंडेंस डे को याद करके झंडे लगा रहे हैं और फिर भूल जा रहे हैं कि हमारे भारतीय होने का कहीं ना कहीं ये ड्यूटी है कि हम लोग उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करें जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। तो अगर आपने भी तिरंगा लगाया हुआ है उसकी रिस्पेक्ट हमेशा उतनी करिएगा जितनी आज है। एनीवे, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की तरफ। अब हम बढ़ेंगे और एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग द सेशन एज ऑफ नाउ। जैसा आप देख सकते हो, सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से बैंक ने, हाँ भाई यस, तो सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कौन से बैंक ने अभी रिसेंटली साइन किया है $200 मिलियन का लोन एग्रीमेंट भारत सरकार के साथ, ताकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन को 100 शहरों में बेहतर कर सके, लगभग 8 स्टेट्स में। ठीक है, तो ये करने वाला कौन सा बैंक है? दैट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम डिस्कस करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी फिलहाल में भारत सरकार के साथ में $200 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया था, ताकि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको क्या किया जा सके, उसको एनहांस किया जा सके, सैनिटेशन बेहतर हो सके 100 शहरों में और 8 अलग अलग प्रदेश में। जो लोन एग्रीमेंट है ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का पार्ट है, जहां पे भारत को स्वच्छ रखने के लिए भारत सरकार ने एक स्टेप लिया था। इस लोन अरेंजमेंट में सपोर्ट किया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को, और इसके साथ ही साथ में इसका ये भी मकसद है कि सभी इंडियन सिटीज को गार्बेज फ्री बनाया जा सके बाय द ईयर 2026। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में सीधे आने वाले क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। ठीक है, और बात करते हैं अगर हम एडीबी की, तो एडीबी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला फिलीपींस में स्थित है, जिसका काम होता है एशियन बैंक्स को डेवलपमेंट करने के लिए टाइम टू टाइम लोन देना। ठीक है, सो ये किसके साथ किया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में ये अरेंजमेंट किया गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया है इंक्रीज इन डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू 445.5 एट द एंड ऑफ मार्च 2024, रिफ्लेक्टिंग अ 12.6 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है इसको रिपोर्ट करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? रिजर्व बैंक, मिराय एसेट, एनएससी इंडिसेस, एमएससीआई या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। अच्छा, एक और बात, आप लोग भी आंसर करते चलो, है ना। आप अपने स्कोर नोट करते चलो, आंसर करता चलो, पता तो चले कि कितने आपने सही किए, कितने आपने गलत किए, है ना। खैर, तो ये रिपोर्ट करने वाली है, हम लोगों ने पूरा विस्तार में पढ़ा है, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि जो हमारे देश में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है उसका एक्सटेंट बढ़कर 445.5 हो चुका है मार्च 2024 में, और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ग्रोथ के लेवल पे तो देयर इज अ 12.6% इंक्रीमेंट इन ग्रोथ लेवल। ठीक है, तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं मार्च 2023 में सभी पैरामीटर से काफी ज्यादा हो चुका है। पहले इट वाज 418, अभी 445 हो चुका है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये लगातार डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन में एक इंक्रीमेंट दिख रहा है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की शुरुआत हुई है जनवरी 2021 से, और इसके लिए जो बेस पॉइंट रखा गया है या आप कहो कि बेस ईयर रखा गया है, दैट इज 2018। तो जब भी मेजर किया जाएगा तो हमेशा 2018 से कंपेयर किया जाएगा कि तब क्या डिजिटल पेमेंट था और अभी क्या है। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली एंटर किया है एक को लेंडिंग पार्टनरशिप C2 ट्रेंड्स और यूग्रो कैपिटल के साथ में, ताकि फैसिलिटेट कर सके लोन एमएसएमईज को? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सिडबी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन या एक्सिस।
तो ये करने वाला बैंक कौन सा है? सिडबी ने किया। अच्छा, को लेंडिंग का मतलब होता है कि दोनों मिल करके लेंड करें, लोन वगैरह दें, जिससे बैंक्स को जो है इनका बिजनेस या इनके कस्टमर्स बढ़ते हैं। और एनबीएफसीज के क्या होते हैं? एनबीएफसीज का बिजनेस और ग्रो करेगा, रीच अच्छी है बैंक्स के साथ, बिजनेस और अच्छा ग्रो करेगा। तो ये करने वाला सिडबी है। अभी फिलहाल में सिडबी ने एक को लेंडिंग पार्टनरशिप करी है, और सिडबी ने ये जो को लेंडिंग पार्टनरशिप की है, ये की है C2 ट्रेंड्स के साथ में। एक नया इनिशिएटिव है C2FO, विश्व का ऑन डिमांड वर्किंग कैपिटल प्लेटफॉर्म होगा, और यूग्रो कैपिटल एक डेटा टेक्नोलॉजी एनबीएफसी दोनों मिलकर के फैसिलिटेट करेंगे लोन एमएसएमईज को। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जुलाई 2024 में कोलैबोरेट करा है बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, ताकि फैसिलिटेट कर सके इजी फाइनेंसिंग, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन और एस्टैब्लिश कर सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस को? एनर्जी एफिशिएंसी, अडानी ग्रीन एनर्जी, एमप्लेन, जेएसडब्ल्यू या टाटा पावर? तो ये करने वाला कौन है? अगर हम डिस्कशन करते हैं ये करने वाला कौन है, तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किया है। जैसे आप देख सकते हो, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने 26 जुलाई 2024 की न्यूज है, जब बताया गया कि इन्होंने कोलैबोरेट किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, ताकि इजी फाइनेंसिंग दे सके रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अचीव किया है यूनिकॉर्न स्टेटस आफ्टर इट रेज्ड $120 मिलियन? तो यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव करने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑप्शन है क्रेड, जेप्टो, रैपिडो, डंजो या फिजिक्स वाला? तो फिजिक्स वाला कब किया था ये आप लोग मुझे बताइएगा। खैर, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? टॉकिंग अबाउट द सेम, रैपिडो। ठीक है, बेंगलुरु बेस्ड राइड हेलिंग स्टार्टअप रैपिडो ने अचीव किया है यूनिकॉर्न स्टेटस, जब इन्होंने कैपिटल फंडिंग उठाई है $120 मिलियन की। यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन इज $1 बिलियन। तो जब भी किसी कंपनी की वैल्यूएशन इज $1 बिलियन तो उसको यूनिकॉर्न का स्टेटस दे दिया जाता है, जैसे आप देख सकते हो। इसके साथ ही साथ में जो रैपिडो है, ये इस साल का चौथा स्टार्टअप है जिसने यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल किया है। इसके पहले कृत्रिम, परफॉइस और पोर्टर थे। इसके बाद से अभी फिलहाल में यही सेम स्टेटस लेने वाला है रैपिडो। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट अगेन, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटीज वर कवर्ड बाय आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट? तो आरबीआई ने अभी फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट को वो किया था, इशू किया था। इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूट है जो कि उसमें उसके अंदर क्या थी, कवर की गई थी? अब ऐसे आप देख सकते हो, एनबीएफसीज इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस, कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव, कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक एंड ऑल इंडिया। ऑप्शंस में हम देख सकते हैं ए एंड बी, बी एंड ए एंड सी, बी एंड सी, बी एंड ऑल ए, बी एंड सी। जरा हम देखते हैं, तो बेसिकली जुलाई 15, 2024 को आरबीआई ने इशू किया था एक मास्टर डायरेक्शन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट रेगुलेटेड एंटिटीज पे, जैसे कमर्शियल बैंक जिसमें रीजनल रूरल बैंक्स थे, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, अर्बन स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक थे, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थे। और इन्होंने कहा है कि जो प्रीवियस गाइडलाइन था उसको रिप्लेस किया जाएगा। तो किस मकसद से लाया गया है? मकसद यही था कि जो भी फ्रॉड है उनका प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन और उसको कम से कम ऐसी हैपनिंग्स हो, इसलिए आरबीआई ने एक नई तरीके की मास्टर डायरेक्शन लाई थी। तो अगर हम देखते हैं किसको इसमें इन्वॉल्व किया गया था, इन सभी को ही इसके अंदर इन्वॉल्व किया था, यानी कि आंसर वुड बी ऑल ए, बी एंड सी। मूविंग टू नेक्स्ट अगेन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अगस्त 24 में साइन किया था कितने का अग्रीमेंट, ताकि कंस्ट्रक्ट कर सकें ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट? तो सपोज ये हम लोगों ने वीकली में भी किया था, ऐसे भी किया था। कितने का ये अरेंजमेंट किया गया, अग्रीमेंट किया गया? ऑप्शन में है $60 मिलियन, 500, 200, 50 या 100। टॉकिंग अबाउट द सेम, तो इन्होंने मिल करके $500 मिलियन का लोन अग्रीमेंट साइन किया था 1 अगस्त 2024 को। नितिन गडकरी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर के ये साइन किया है $500 मिलियन का। प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? प्रोजेक्ट का मकसद है कि ये अपने एंड से डिप्लॉय कर सके सेफ और ग्रीन हाईवे को ग्रीन टेक्नोलॉजीज का यूज करके। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने ये भी इन्फॉर्म किया है कि जो शेड्यूल डेट है फाइनल कंप्लीशन इसका वो है मई 2026। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि अमाउंट के साथ साथ में कई बार हम लोगों से फाइनल डेट के बारे में भी पूछता है। तो दिस इज द फाइनल डेट, जैसे आप देख सकते हो। मूविंग टू नेक्स्ट अगेन, इनमें से कौन सी एंटिटी है जिसको रिसेंटली दिया गया है फिट और प्रॉपर क्राइटेरिया सर्टिफिकेट आरबीआई के द्वारा कि वो एक्वायर कर सकता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को? एमिरेट्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईडीबीआई के ऊपर हमारी बहुत बारी डिस्कशंस हो चुकी है। खैर, जब हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जस्ट अ सेकेंड में जरा पानी पी लूं।
तो जैसे हम देख सकते हैं अभी फिलहाल में ये फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया दिया किसको दे गया है, सर्टिफिकेट देखिएगा आरबीआई ने फिलहाल में इशू किया था फिट और प्रॉपर सर्टिफिकेट 3 पोटेंशियल सूटर्स को फॉर आईडीबीआई में आरबीआई सरकार चाहती है कि वो अपने शेयर्स और एलआईसी के मिला के लगभग 60% शेयर को सेल कर दे। तो अभी उसके लिए फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया की नीड थी, वो चीज़ आरबीआई ने ग्रांट कर दी है। किसको दी है? इन्होंने फिलहाल में 2 लोगों को दी है जो पोटेंशियल सूटर्स हैं। ये है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग, टोरंटो एमिरेट्स, ठीक है, एंड कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाता है, किसको किसको दिया गया है? कोटक महिंद्रा और एमिरेट्स को, यानी कि ए एंड सी यहाँ पर है। सो द आंसर वुड बी व्हाट? ए एंड सी। ओके, अगेन कौन सी इंडियन फर्म ने रिसेंटली पार्टनरशिप किया है वेस्टेड फाइनेंस इंक के साथ में, ताकि ऑफर कर सके एक्सेस टू ग्लोबल इन्वेस्टिंग फॉर इंडियंस एंड नॉन रेसिडेंट इंडियंस। तो फिलहाल में कौन सी इंडियन फर्म ने ये साइनिंग करी है, जैसे आप देख सकते हो वेस्टेड फाइनेंस के साथ, ताकि ग्लोबल इन्वेस्टिंग दे सके इंडियंस और नॉन रेसिडेंट इंडियंस को? मुझे ऐसा लगता है हमने 2-3 दिन पहले ही ये खबर पढ़ी थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने किया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने जो है एक सब्सिडियरी एचडीएफसी बैंक का, इन्होंने वेस्टेड फाइनेंस के साथ में मिलकर के कहा है कि ये क्या करेंगे, ये बेसिकली अपनी तरफ से नॉन रेसिडेंट्स वगैरह को ग्लोबल इन्वेस्टिंग का एक पूरा प्लेटफॉर्म देंगे, जहां पे उनके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग 2.0 के साथ में एचडीएफसी सिक्योरिटीज एम्पावर करेगा इन्वेस्टर्स को टूल्स और एक्सेस से जो एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ। जुलाई 2024 में आरबीआई ने ग्रांट किया है लाइसेंस टू 3 पेमेंट कंपनीज, नेमली इंडिया आइडियाज लिमिटेड, अमेजॉन पे एंड ग्लोबल पेमेंट मेजर एड इन इंडिया टेक्नोलॉजी। किस चीज का इनको लाइसेंस दिया गया है? प्रीपेड पेमेंट, थर्ड पार्टी ऐप, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एग्रीगेटर या कॉर्पोरेट एजेंट। तो ये जो इनको दिया गया है अभी अपनी तरफ से आरबीआई ने दिया इनको सर्टिफिकेट, किस चीज का दिया है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन्हें पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का दिया गया, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो आरबीआई ने ग्रांट किया है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस 3 मर्चेंट्स को दिए हैं, जिनके नाम क्या है? इंडिया आइडियाज, अमेजॉन पे और एड इन इंडिया टेक्नोलॉजी, ठीक है। बिल्डर्स को जो है लाइसेंस दिया गया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के ही लिए। अमेजॉन पे एड इन को दिया गया है सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट के लिए। ये पीएसईबी लाइसेंस अलाउ करेगा इन कंपनीज को ये पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक मर्चेंट पेमेंट सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है तो फिर उन्हें पेमेंट करनी होगी ना भाई, आप कुछ मंगा रहे हो तो पेमेंट करोगे, कुछ भेज रहे हो तो पेमेंट रिसीव करोगे। तो उस केस में ये जो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं ये ऑप्शन देते हैं कि आप पेमेंट कर भी सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इस केस में बिल्डर्स को तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के लिए दिया गया, लेकिन अमेजॉन पे और एडन को सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट के लिए दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से पॉइंट करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू आरबीआई रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, ठीक है। तो आरबीआई की जो रिपोर्ट आई थी ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा पॉइंट है करेक्ट है? ऑप्शंस आप देख सकते हो। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी इज करेंटली एट 10% ऑफ जीडीपी एंड इज एक्सपेक्टेड टू डबल 20% बाई 2026। दूसरा, डिजिटल पेमेंट में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिला है 40% का वॉल्यूम में और 20% इन वैल्यू टर्म्स, ठीक है। कब से कब तक? ये लास्ट 7 ईयर्स में हुआ है। जो थीम था आरसीएफ 23-24 का ये था इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन। आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो करेक्ट है, समझते हैं। आरबीआई ने अभी फिलहाल में रिलीज किया था अपना रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 29 जुलाई 2024 को। जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट कर रहा है जो भी चैलेंजेस हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है इन अडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो इस बार का जो थीम था इट वाज इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम देखते हैं लास्ट में ये लिखा हुआ था सेम, यानी दिस पॉइंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसके मुताबिक इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है ये 10% ऑफ जीडीपी है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये डबल हो जाएगी 20% बाई 2026। तो ये अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट अगेन, डिजिटल पेमेंट में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 50% वॉल्यूम और 10% वैल्यू टर्म्स में देखने को मिला है लास्ट 7 ईयर्स में। अगर हम लोग यहाँ पर आके देखते हैं तो ये 40% लिखा है विच वॉज 50% और ये 20 लिखा है विच वॉज 10। सो दिस इज रॉन्ग। इसके मुताबिक कौन सा सही पॉइंट है? ओनली ए एंड सी, ठीक है। ये आप लोग जैसे देख सकते हो, ओके। और एक और भी बात, इंडिया को ये भी बताया गया कि ये वर्ल्ड्स लीडिंग सप्लायर ऑफ लेबर हो जाएगा, जो कि इंक्रीज करेगा इनका रेमिटेंस $160 बिलियन तक 2029 में। जुलाई 2024 में सेबी की चेयरमैन ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट वेबसाइट फॉर पैसिव फंड्स। कहां पर? इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई या रिसीवेबल एक्सचेंज।
तो ये इन्होंने कहाँ पर किया है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये कहाँ पर किया गया है बेटा, इसकी लॉन्चिंग इन्होंने की है 30 जुलाई को। माधवी पुरीबत जो कि चेयरमैन है सेबी की, इन्होंने लॉन्च किया था इंडिया का पहला वेबसाइट पैसिव फंड्स के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ताकि फैसिलिटेट कर सके कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म रिटेल इन्वेस्टर्स और एनेबल कर सके उन्हें कि वो आसानी से एक्सेस कर सके इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंड कर सके इंडिया की पैसिव इंडस्ट्री। ये इन्होंने लॉन्चिंग करी थी एनएसई या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी ने रिसीव किया है कॉम्पोजिट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस फ्रॉम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये लाइसेंस रिसीव करने वाला कौन है, मुथूट फाइनेंस, कोवजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा इंश्योरेंस देखो या पैसा बाजार, ठीक है। तो ये करने वाला कौन है, इंश्योरेंस देखो। इंश्योरेंस देखो गुरुग्राम बेस्ड है ये इंश्योरेंस मार्केट प्लेस। इनको अभी अभी कॉम्पोजिट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस दिया गया है IRDAI के द्वारा। सो द आंसर वुड बी व्हाट, इंश्योरेंस देखो। IRDAI बेसिकली रेगुलेट करेगा पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को, तो ये जो इनको सर्टिफिकेशन देने का काम होगा विल बी विथ IRDAI इटसेल्फ। ओके, तो चीज आप यहाँ पर देख सकते हो। इस लाइसेंस से इन्हें अलाउ किया जाएगा कि ऑफर कर सके री इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विस अपनी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस ब्रोकिंग ऑफरिंग के साथ ही साथ। नेक्स्ट अगेन इंडिया रेटिंग, अच्छा इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने रिसेंटली जुलाई 2024 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितना प्रोजेक्ट किया है। कभी भी आप लोग अगर जीडीपी याद करो, याद रखिएगा कि जब आप लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे हो उस क्वार्टर का जीडीपी इज मैंडेटरी। वो क्वार्टर जरूर याद करो, खासकर अगर वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। खैर, तो आपसे पूछा जा रहा है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने कितना दिया, जैसे आप देख सकते हो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग 7.5% की रेटिंग करी है। 31 जुलाई की बात है जब इंडिया रेटिंग और रिसर्च ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को बोला था टू बी 7.5%। इसके पहले इन्होंने 7.1 किया था, अभी फिलहाल में 7.5 है। जो प्रोजेक्शन है ये आरबीआई की जो एक्सपेक्टेशन है 7.2% की, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक की 6.5 से 7 की है, IMF की 7 और एशियन डेवलपमेंट बैंक की 7% है। इसको कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, ठीक है। कौन सी कोऑपरेटिव बैंक को कवर किया गया है आरबीआई की रिवाइज इंस्ट्रक्शन ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। तो अभी आरबीआई ने अपनी जो है यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करने के लिए बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व के लेकर के कुछ वो ले आए थे, कुछ नए नॉर्म्स थे, इंस्ट्रक्शंस थे। इसमें कौन से बैंक्स कवर हैं, अर्बन कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव, प्राइमरी एग्रीकल्चर, ठीक है। तो कौन कवर था, देखिए देखिएगा 2 अगस्त 2024 को आरबीआई ने इशू किया था एक रिवाइज इंस्ट्रक्शन ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व कोऑपरेटिव बैंक के लिए, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी इंश्योर रहे और ट्रीटमेंट हो सके रिजर्व का प्रूडेंशियल पर्पसेस के लिए। ये जो रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन है ये एप्लीकेबल है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। इमीडिएट इफेक्ट्स होंगे, यानी जिस दिन जारी किया गया उसी दिन से इफेक्टिव होगा। रिवाइज इंस्ट्रक्शन एक वन टाइम मेजर की तरह काम करेगा, जिसमें प्रोवाइड करेंगे रेक्टिफिकेशन और स्मूदर ट्रांजिशन एएस कंप्लायंट अप्रोच में। बैंक्स को बोला गया है कि आइडेंटिफाई करें अपने बैड और डाउटफुल अपने बैड और डाउटफुल डेट रिजर्व बैलेंसेस को 31 मार्च 2024 जो इन्होंने क्रिएट किया था अपने नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करते हुए। ओके, नेक्स्ट, कौन से स्टेट ने रिसेंटली पहला स्टेट बन गया है जो इंप्लीमेंट किया है डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन, एमओयू साइन किया है एसबीआई के लिए इसके साथ में, ठीक है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ, असम, नागालैंड, केरल, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, नागालैंड जो गवर्नमेंट है नागालैंड की, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीटर इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए। इसके साथ में नागालैंड ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सॉल्यूशन को। इस एमओयू की साइनिंग हुई है 3 साल के लिए, 2024 से 27 के लिए, इमीडिएट इफेक्ट से होगा। डीआरडीपीएस की जब हम बात करते हैं डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस, एक पैरामीट्रिक मल्टी ईयर रिस्क ट्रांसफर सॉल्यूशन होता है जो प्रोटेक्ट करेगा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है नागालैंड की, और जो भी इनका इकोनॉमिक लॉस होगा किसी भी डिजास्टर से ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। जो इंश्योरेंस है ये इंटायर नागालैंड को कवर कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड को कर रहा है, और ये इंश्योरेंस प्रीमियम भी देंगे इन केस अ डिजास्टर हैपन द इंश्योरर विल कम एंड रेस्क्यू फॉर 3 years। तो जैसे हम लोग अपने घर को या किसी को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे नागालैंड की सरकार ने नागालैंड को किया है कि भाई अगर कोई ऐसा डिजास्टर आता है तो हमारा स्टेट प्रोटेक्टेड है। ऐसा करके जो है आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने ऐसा किया है, और इसके साथ पहली ऐसी राज्य हो गई है जिन्होंने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सॉल्यूशन लिया हो। ये प्रीमियम पे करेंगे, सामने से इन्हें उसका क्या मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। With which organization did Thomas Cook Limited partner to launch RuPay AED
फॉरेक्स कार्ड फॉर इंडियन ट्रैवलर्स विजिटिंग यूएई। तो किन के साथ में मिल करके इन्होंने लॉन्च किया है एक फॉरेक्स कार्ड इंडियन ट्रैवलर्स के लिए जो विजिट कर रहे हैं यूएई। अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, वीजा, एनपीसीआई या डायनर्स क्लब। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो एनपीसीआई ने जो है, देखो, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड थॉमस कुक, ठीक है, इंडिया लिमिटेड ने पार्टनरशिप की एनपीसीआई के साथ ताकि ये लॉन्च कर सके रुपे 80, ठीक है, फॉरेक्स कार्ड, फर्स्ट रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड इंडियन ट्रैवलर्स के लिए जो विजिट कर रहे हैं यूएई। जो कार्ड है इसको पावर किया जाएगा एनपीसीआई के टेक्नोलॉजी पार्टनर कार्ड्स 91 के द्वारा। ये एक इनोवेटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव, जो अपनी तरीके का पार्टनरशिप है। जो ट्रैवलर्स होंगे वो थॉमस कुक का रुपे कार्ड यूज कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस और एटीएम विड्रॉल्स के लिए। तो अब यूएई कोई जाएगा, इस कार्ड में उन्होंने अगर जो है अपनी तरफ से रिचार्ज करा लिया तो वहां पे जाके एटीएम्स में भी यूज कर सकते हो, पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव, ठीक है। तो करने वाला कौन है बेटा, ये करने वाला है एनपीसीआई। कौन से इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली पार्टनरशिप किया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ कि वो एस्टैब्लिश कर सके साइबर सिक्योरिटी लैब, ठीक है। तो इसको करने वाला कौन है, आईटी हैदराबाद, आईटी खड़गपुर, आईटी मद्रास, आईटी कानपुर या आईटी बॉम्बे। ऐसा करने वाला कौन है, ऐसे करने वाले हैं आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने जो है पार्टनरशिप की है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ कि एस्टैब्लिश कर सके आईडीबीआई आईआईटीएम सिक्योर सिस्टम लैब और डेवलप और डिप्लॉय कर सके सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को हेल्थ केयर और फिनटेक एरोस्पेस में। तो ये स्टेट ऑफ आर्ट साइबर सिक्योरिटी लेबोरेटरी फोकस करेगा, क्रिएट करेगा मार्केट रेडी आईपीएस को साइबर सिक्योरिटी के अंदर। मूविंग टू नेक्स्ट अगेन, कौन से इंश्योरेंस फर्म ने रिसेंटली लॉन्च किया है 4 न्यू प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग युवा टर्म, डिजिटर्म, युवा क्रेडिट लाइफ एंड डिजी क्रेडिट लाइफ। एचडीएफसी लाइफ, टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई या स्टार हेल्थ। तो इनमें से ऐसा कौन है जिन्होंने इसकी लॉन्चिंग करी। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इन 4 के 4 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में सेबी ने डायरेक्ट किया है किसको कि ये वैल्यू करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट एडिशनल टियर 1 बॉन्ड इशूड बाय बैंक्स ऑन अ यील्ड टू कॉल बेसिस, ठीक है। तो ये किसको इन्होंने कहा है, जैसे आप देख सकते हो ऑप्शन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, म्यूचुअल फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम इनकी बात करते हैं तो 5 अगस्त को सेबी ने कहा है म्यूचुअल फंड्स को कि ये अपनी इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करेंगे एडिशनल टियर 1 बॉन्ड जो इशू किया जाता है बैंक के द्वारा यील्ड टू कॉल बेसिस पर। इस डायरेक्शन को लाया गया है जब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरए ने सबमिट किया था अपना रिपोर्ट ऑन वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी ऑफ 81 बॉन्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को, और इन्होंने रिकमेंड किया कि 81 बॉन्ड्स को वैल्यू होना चाहिए वाईटीसी पे इन ऑर्डर टू अलाइन विद मार्केट प्रैक्टिसेस। तो उसको फॉलो करते हुए इन्होंने म्यूचुअल फंड्स हाउसेस को ये बातें कही हैं। सो द आंसर हियर वुड बी व्हाट, म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट, कौन सी बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया है प्रपोजल कि ये रेज करेंगे 25,000 करोड़ थ्रू इशू ऑफ टियर 1 एंड टियर 2 बॉन्ड्स। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, पंजाब नेशनल बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको रेज करके, इसको इशू करके इतने पैसे रेज करने की बात किसने कही है, एसबीआई ने। 3 अगस्त 2024 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई ने अप्रूव किया एक प्रपोजल जिसमें ये फंड रेज करने वाले हैं 25,000 करोड़ का टियर 1 और टियर 2 बॉन्ड्स को रेज करके। नेक्स्ट, कौन से बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया एक प्रोग्राम जिसका टाइटल था किसान का सम्मान, ताकि एम्पावर किया जा सके फार्मर्स को जो एग्जिबिट करते हैं एक्सेप्शनल फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड प्रॉम्प्टनेस इन देयर डीलिंग विद बैंक। तो उनको और सुधार करने के लिए किसने इसकी लॉन्चिंग की बात करी है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आरबीएल बैंक, कर्नाटका, फेडरल और तमिलनाडु। जब हम इसकी बात करते हैं ये करने वाला है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ठीक है। तो 1 अगस्त 2024 जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने लॉन्च किया एक प्रोग्राम जिसका टाइटल है किसान का सम्मान, ताकि वो एम्पावर कर सकें फार्मर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिन्होंने एग्जिबिट किए हैं कुछ एक्सेप्शनल फाइनेंशियल डिसिप्लिन और प्रॉम्प्टनेस इन देयर डीलिंग विद बैंक। ये जो प्रोग्राम है ये रन करेगा 30 सितंबर 2024। मूविंग टू नेक्स्ट अगेन, इनमें से कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है इन्वेस्टमेंट ऑफ $275 मिलियन इन फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शंस में है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एशिया डेवलपमेंट बैंक, ड्यूश इंस्टीट्यूशंस एंड ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसको एक साथ कैसे पढ़ा जाएगा, ओके एनीवे। तो जब हम बात करते हैं इसका आंसर होगा ऑल ए बी एंड सी, ओके। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 6 अगस्त को हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी
फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड ने रिसीव किया इन्वेस्टमेंट $275 मिलियन का कंसोर्शियम ऑफ 3 डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे आप नाम देख सकते हो. सो द आंसर हियर वुड बी व्हाट, ऑल 3. इन तीनों ने ही इसके लिए साइनिंग करी है. ठीक है. जुलाई 2024 में आरबीआई ने इशू किया मास्टर डायरेक्शन on the treatment of willful defaulter and large defaulter to scrutinize all NPA accounts that have outstanding amount of how much and above. ठीक है, तो कितने की आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इन्होंने किया है, जैसे आप देख सकते हो 30 जुलाई 2024 को आरबीआई ने इशू किया एक मास्टर डायरेक्शन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर एंड लार्ज डिफॉल्टर अंडर विच बैंक्स एंड एनबीएफसीज are required to scrutinize all NPAs accounts which have outstanding amount of 25 lakh and above. तो जिनकी भी अमाउंट, विलफुल डिफॉल्टर वो डिफॉल्टर्स जो जानबूझकर पैसे नहीं देते हैं, तो जहां भी अमाउंट इज मोर देन 25 लाख वहां पर बैंक्स और एनबीएफसीज को क्या करना होगा, इन्हें स्क्रूटिनाइज करना होगा इनके अकाउंट्स को. मकसद यही है कि एक ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क लाया जा सके बोरोवर्स के लिए कि कौन विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, और जो भी डिसेमिनेट कर सकते हैं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन विलफुल डिफॉल्टर्स की, उसको भी सही से लाया जा सके. ठीक है, ताकि जो भी लेंडर्स हैं, जो बैंक्स वगैरह हैं, उनको पहले ही क्वेश्चन किया जा सके अबाउट देम. नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू रिसेंट अमेंडमेंट इन म्यूचुअल फंड नॉर्म्स बाय सेबी. तो म्यूचुअल फंड नॉर्म्स को लेकर के सेबी ने कुछ नए नियम कायदे जारी किए थे, इनमें से कौन सा करेक्ट है. Asset management companies are now required to adopt an institutional mechanism to identify and prevent front-running and insider trading. SEBI has directed Association of Mutual Funds in India to prescribe the detailed implementation standards within 30 days from date of this circular. It will be mandatory for all AMCs to follow the detailed implementation standard issued by AMFI. ठीक है, इसका आंसर है ओनली A and C. ठीक है, तो अभी 5 अगस्त को सेबी ने जो है अनाउंस किया था कि ये अमेंड किए हैं म्यूचुअल फंड नॉर्म्स को, एक सर्कुलर जो इशू किया गया है इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर गिवन अंडर सेक्शन 11(1) ऑफ सेबी एक्ट. नए नॉर्म्स के मुताबिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को अडॉप्ट करना होगा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ताकि आइडेंटिफाई कर सके, प्रिवेंट कर सके रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज. तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को रिक्वायर है कि ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म रख सके ताकि आइडेंटिफाई और प्रिवेंट कर सके फ्रंट रनिंग और इनसाइडर इन सिक्योरिटीज. ठीक है, देन सेबी ने डायरेक्ट किया एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया को कि प्रिस्क्राइब करें डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन विद इन 15 डेज, यानी जब ये सर्कुलर आ रही है उसके 15 दिन के भीतर करना है. पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद इन 30 डेज, तो ये रॉन्ग है क्योंकि कितने दिन में है, 15 डेज में करने को कहा गया है. लास्ट में ये भी है कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल एएमसीज टू फॉलो द डिटेल इंप्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड इशूड बाय एएमएफआई विच इज करेक्ट. तो इसके मुताबिक ए और सी करेक्ट है, बी इज रॉन्ग. ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एंटर किया है एक बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप में एचएसबीसी इंडिया के साथ में फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट. यूनिवर्सल, सोमपुर, रॉयल, सुंदरम, एसबीआई, जनरल, टाटा, एआईजीआई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. तो ये करने वाला है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी. मुंबई बेस्ड एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने और हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एंटर किया बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप ताकि डिस्ट्रीब्यूट कर सके नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को. देन कौन सी कंपनी रिसेंटली पार्टनरशिप की है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट फंड्स टू प्रमोट इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो. तो अभी फिलहाल में ये करने वाली कौन सी कंपनी है, ऑप्शंस वी कैन सी मुथूट कैपिटल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एल&टी फाइनेंशियल, पूनावाला और पिरामल. आंसर क्या होगा, मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड. तभी फिलहाल में मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड ने अनाउंस किया है अपना पार्टनरशिप यूनाइटेड किंगडम के साथ बेस्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट. ठीक है, तो जो भी लॉन्ग टर्म डेट है इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो उसके लिए ये साइनिंग की गई है. तो जो मुथूट कैपिटल सर्विसेज है इन्होंने अनाउंस किया कि अपना पार्टनरशिप करें यूके बेस्ड डीएफआई के साथ में. ओके, ये मुथूट कैपिटल की आज तक की लार्जेस्ट पार्टनरशिप डील्स में से है, जैसे आप लोग देख सकते हो. ये फैसिलिटेट किया जाएगा मुंबई बेस्ड एक्सिस बैंक लिमिटेड और इसका वर्थ है 100 करोड़ का. कौन से बैंक ने कोलैबोरेट किया है एनआईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस टू लॉन्च एज बैंकर प्रोग्राम. एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी जम्मू कश्मीर या पीएनबी. तो ये लॉन्च करने का फैसला लिया है एचडीएफसी बैंक ने. एचडीएफसी बैंक गुड़गांव बेस्ड एनआईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो कि एक सब्सिडियरी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इन्होंने अनाउंस किया कि ये लॉन्च कर रहे हैं एज बैंकर प्रोग्राम एचडीएफसी के साथ मिलकर. इसका काम क्या होगा, जो भी चेंजिंग नीड्स है बैंकिंग सेक्टर की, पार्टिसिपेंट्स को इक्विप करके जो भी नेसेसरी स्किल्स है उनकी नॉलेज को एक्सेल करके ये लोग उन्हें ट्रेन करेंगे. देन
कौन से बैंक ने विथ विच बैंक डिड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रिसेंटली साइंड अ बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट टू ऑफर इट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट? तो बैंक एश्योरेंस के लिए अभी फिलहाल में इन्होंने किसके साथ में साइनिंग करी है? ऑप्शंस आर एचडीएफसी, कर्नाटका, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या इंडियन बैंक। सो कर्नाटका बैंक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अनाउंस किया है कि ये एक स्ट्रैटेजिक बैंक एश्योरेंस कर रहे हैं कर्नाटका बैंक के साथ। बैंक एश्योरेंस में क्या होगा कि ये जो बैंक है इनको ये इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचेगी जो भी इनके कस्टमर्स होंगे। इसके थ्रू बैंक्स अपने कुछ कमीशंस वगैरह ले लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को न्यू कस्टमर्स मिलते हैं। तो वही बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट अभी फिलहाल में किया गया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और कर्नाटका बैंक के थ्रू, सॉरी इनके बीच। कौन सी कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया है अप्रूवल आरबीआई से कि एंटर कर सकता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस को 2024-25 के बीच में? एडलवाइस, हिताशी, बजाज फिनसर्व, श्रीराम या चोलामंडलम? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जिनका काम होता है कि जो एनपीएस वगैरह है उनमें जो भी चीज सिक्योरिटी रखी गई थी उसको रीपैक, रीसेल, रिकंस्ट्रक्ट करें। तो इसका करने के लिए किसने अभी लाइसेंस लिया, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। श्रीराम ग्रुप, चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड श्रीराम ग्रुप ने ऑब्टेन किया अप्रूवल आरबीआई से कि एंटर कर सके एआरसी सेक्टर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंतर्गत। एआरसीज को याद रखिएगा, एआरसी से क्वेश्चन बनते हैं, आगे भी बन सकते हैं, नो बिग डील, ठीक है। दीज आर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बोर्ड को रिसेंटली लॉन्च किया गया था सेबी के द्वारा इन्वेस्टर्स के लिए? पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, प्रगति सेवा, सिसाम, चिट्ठी। तो ये किसने लॉन्च, ये इन्होंने किसको लॉन्च किया था? सेवा। सेवा इज व्हाट, जैसे आप लोग देख सकते हो सेबीज वर्चुअल असिस्टेंट। अभी फिलहाल में सेबी ने अनवील किया था एआई ताकि वो असिस्ट कर सके अपने इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में और जो भी रिस्पॉन्स हो तमाम प्रोसेसेस में उसमें। तो चैटबॉट जो है ये आंसर्स देता है सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड, मार्केट जो भी मास्टर सर्कुलर्स हैं वगैरह उनसे रिलेटेड। जो बीटा वर्जन है सेवा का, ये सेबी की इन्वेस्टर वेबसाइट सारथी मोबाइल ऐप पर भी है, एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों के ही लिए। सेवा का फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से सीधा क्वेश्चन बन सकता है। कौन से म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली लॉन्च किया था अपने एसआईपी को 2 प्रमोशन? एक यूनिक डिजिटल कैंपेन है जिसका मकसद है कि ये रेस कर सके अवेयरनेस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान टॉप अप फीचर्स के बारे में। तो ये करने वाला था एचएसबीसी म्यूचुअल फंड ने इंट्रोड्यूस किया था अपने एसआईपी को 2 प्रमोशन। एक यूनिक डिजिटल कैंपेन है जिससे अवेयरनेस और एजुकेट किया जाएगा एसआईपी के बारे में। बेसिकली एसआईपी इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड जहां आप लोग मंथली बेसिस पे कुछ पैसे लगाते हो। इसकी अच्छी बात यह है कि अगर आप मिस भी कर दिए तो ब्रेक नहीं होगा, उसको आप अगले महीने कर सकते हो। तो ये एसआईपी होता है, ठीक है। इस कैंपेन में 30 सेकेंड का डिजिटल फिल्म है जो डिजाइन किया गया ताकि एसआईपी कंट्रीब्यूशन को और बढ़ावा मिल सके। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग मॉनेटरी पेनाल्टी रिसेंटली इम्पोज्ड इन जुलाई 2024 बाय आरबीआई ऑन 3 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर? सो पेनाल्टी इज नाउ अ रियल बिग डील। बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम लोग को रटना होगा। खैर, यहाँ आप जैसे देख सकते हो कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग द मॉनेटरी पेनाल्टी। पहला है आरबीआई ने 55.8 लाख लगाया है माफिल, जिसको पहले कहा जाता था मनप्पुरम जनरल फाइनेंस। आरबीआई ने 87.55 लाख लगाया है ओएफएस के ऊपर। वीजा वर्ल्ड वाइड प्राइवेट के ऊपर 2.4 करोड़ लगे हैं। जहां भी करोड़ में बात आ गई पेनाल्टी की, वो अपने आप बहुत ज्यादा अहमियत रख लेता है। खैर, आपको यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट है। नाउ लर्निंग द सेम। आरबीआई ने फाइन किया था 41.5 लाख ऑन माफिल। यहाँ पर कितना लगा हुआ था? 55.8, विच इज रॉन्ग, सो दिस इज रॉन्ग। 41.5 था। नेक्स्ट वाज व्हाट? 87.55 ऑन ओएफएस। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 87.55 ऑन ओएफएस और वीजा के ऊपर 2.4 करोड़। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों करेक्ट है। इसके मुताबिक द आंसर विल बी ओनली ए एंड सी। इनमें से कौन सी एंटिटीज को रिसेंटली, ठीक है, was not recently selected by RBI for test phase under 5th cohort of regulatory sandbox? ठीक है, न्यूट्रल। तो एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स विच वॉज थीम न्यूट्रल, इसके लिए किसको सेलेक्ट नहीं किया गया है? कनेक्टिंग डॉट, एपिफी, फिनाक, टेकनफिनी या सिंजी? हम लोगों ने पूरा किया था क्लास में। इसका आंसर होगा टेकनफिनी। अब जैसे आप देख सकते हो आरबीआई ने लॉन्च किया था अपना 5th कोहॉर्ट जिसका विच वॉज थीम न्यूट्रल। सिलेक्टेड एंटिटीज अपना कमेंट्स कर सकेंगी टेस्टिंग प्रोडक्ट्स का, सॉल्यूशंस का अगस्त 24 से। जो 5th कोहॉर्ट है आरएस के अंतर्गत, ये अनाउंस किया गया था सितंबर 2022 में। यहाँ पे लाइव टेस्टिंग होगी, जो भी न्यू प्रोडक्ट्स होंगे सर्विसेज के
कंट्रोल्ड और टेस्ट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में। अब इसके अंतर्गत जिनको जिनको दिया गया था, इट वाज कनेक्टिंग डॉट, एपीफी, फिनाग, इंडियन बैंक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंजी। तो कौन नहीं था? इट वाज टेकन फिनी। नेक्स्ट, कौन से कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस को रिसेंटली कैंसिल किया गया आरबीआई के द्वारा? सो देयर आर होल लॉट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक जिनके लाइसेंस को कैंसिल किया जा चुका है। अभी फिलहाल में देख लेते हैं, कांगड़ा, महाभैरव, राजधानी, स्तंभरी या हलोल। इसका आंसर क्या होगा बेटा? तो महाभैरव कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड असम के लाइसेंस को कैंसिल किया गया है, क्लोज किया गया इनका बिजनेस। ठीक है, जो मेन रीजन था वो था इनएडिक्वेट कैपिटल। इन्होंने तमाम चीजों को फॉलो नहीं किया था और अपने करंट डिपॉजिटर्स को फुल नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से इनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। मूविंग टू नेक्स्ट अगेन, कौन सी इंश्योरटेक कंपनी ने रिसेंटली ऑब्टेन किया है डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस आईआरडीआई से? सब पैसा, टेक, फिनी, क्रेड, कॉफजी या पेयू। तो किसको अभी फिलहाल में ये दिया गया है? टॉकिंग अबाउट द सेम, अभी ये लाइसेंस दिया गया है कॉफजी को। कॉफजी जो कि बेंगलुरु स्थित एक इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, इनको डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस दिया गया है आईआरडीआई के द्वारा, जो लाइसेंस ये एनेबल करेगा कि ऑपरेट कर सके एक डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर की तरह भारत में और ऑफर कर सके कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस इंश्योरेंस सॉल्यूशंस। तो 5 कैटेगरीज होती है इंश्योरेंस ब्रोकर की: डायरेक्ट ब्रोकर, लाइफ डायरेक्ट ब्रोकर, जनरल डायरेक्ट ब्रोकर, लाइफ एंड जनरल, री इंश्योरेंस ब्रोकर, कॉम्पोजिट ब्रोकर। अभी जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये इंश्योरटेक कंपनी है और इनको फिलहाल में डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर का दिया गया है क्या? लाइसेंस। ओके, जैसे आप लोग देख सकते हो। सो द आंसर हियर वुड बी व्हाट? कॉफजी। ये लोग बेसिकली फिर वो देते हैं, मतलब कंपेयर कर सकते हैं, मतलब लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, ये इनका एक खास बात होती है ब्रोकर्स की। जुलाई 2024 में आरबीआई ने इशू किया था पीसीए फ्रेमवर्क किसके लिए? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, अर्बन कोऑपरेटिव, रिसर्च एनालिस्ट, अल्टरनेटिव या एफपीआई। तो ये इन्होंने किसके लिए किया था? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ठीक है, आरबीआई ने जो है इंट्रोड्यूस किया था नया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, और इनका जो प्रोविजन है ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2025 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार सीधा सीधा डेडलाइन पूछा जाता है, तो वो चीज हमें जरा याद होनी चाहिए। बाकी वी हैव डिस्कस्ड इट इन वेरी डिटेल इन आवर सेशन। ठीक है, चलो खैर अगला, कौन से कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस को रिसेंटली कैंसिल किया? एज आई टोल्ड यू, ये क्वेश्चन बहुत बनेगा, ऑप्शंस में है अभ्युदय, कांगड़ा, उर्वकोंदा, राजधानी या यशवंत। किसके लाइसेंस को कैंसिल किया गया था? उर्वकोंदा। तो आरबीआई ने उर्वकोंदा के लाइसेंस को कैंसिल किया था क्योंकि ये बहुत सारी बैंकिंग ऑपरेशन, मतलब ये फेल हो गए थे, बैंकिंग रेगुलेशंस की बहुत सारी चीजों को नहीं कॉम्प्लाई कर पा रहे थे, तो इनको लिक्विडेशन कराया गया है। तो जैसे आप देख सकते हो, द आंसर वुड बी उर्वकोंदा। बड़ी बात यह है कि जब बैंक्स बंद होते हैं तो इनके कस्टमर्स के पैसे क्या डूब जाएंगे? नहीं, 5 लाख तक की उनको इंश्योरेंस मिली रहती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 5 लाख तक की इंश्योरेंस जो है इनके कस्टमर्स को दी जाएगी। ओके, सॉरी, कौन सी कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया है आरबीआई का अप्रूवल कि ऑपरेट कर सकता है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर की तरह? कैश फ्री, कंप्यूटर एज, क्रेड, पेयू या वर्ल्ड लाइन। तो ये करने वाला था कैश फ्री पेमेंट। ठीक है, बाकी क्रॉस बॉर्डर जो है पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या है? जो दूसरे देश के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और ट्रेड में हेल्प कर सकें। सो वही चीज अभी इनको दी गई है, कैश फ्री पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बेंगलुरु बेस्ड है कैश फ्री पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट पेमेंट एग्रीगेटर इंडिया का जिन्होंने रिसीव किया है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस आरबीआई से कि ऑपरेट कर सकता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट स्पेस में। कैश फ्री पेमेंट हमारे वहां का एक नॉन बैंक है जिनको ये लाइसेंस सिक्योर किया है। ओके, 3 तरीके के होते हैं ये लाइसेंसेस, एक होते हैं इंपोर्ट, एक होते हैं एक्सपोर्ट और एक होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ। एक सिर्फ इंपोर्ट के लिए, एक सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए, एक है दोनों के लिए कंबाइंड। ठीक है, नेक्स्ट, जुलाई 2024 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया था कितने का लोन नागपुर मेट्रो अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए? 148.5 मिलियन डॉलर, 170, 60, 200 या 155। तो कितने का इन्हें मिला था? 200 मिलियन डॉलर। ओके, 1 सेकेंड, जैसे आप देख सकते हो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है यूएसडी 200 मिलियन डॉलर लोन नागपुर मेट्रो अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट में, ताकि एक्सपैंड कर सके मेट्रो रेल कॉरिडोर्स और एनहांस कर सके ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को नागपुर महाराष्ट्र में। जो प्रोजेक्ट है इसका एम है कि इंप्रूव करेगा ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को और नागपुर की न्यू और ग्रोइंग अर्बन एरियाज को। कौन से बैंक ने रिसेंटली पार्टनरशिप किया है पेटीएम के साथ और प्रोवाइड कर रहा है पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर डिवाइसेस और कार्ड मशीन्स टू बैंक एंड इट्स मर्चेंट नेटवर्क? एचडीएफसी,
एक्सिस, यूनियन, कर्नाटका या स्टेट बैंक। तो ये करने वाला कौन सा बैंक है बेटा? रिमेंबर, ये करने वाला है एक्सिस। पेटीएम और एक्सिस ने मिलकर के कहा है कि ये क्या ला रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर डिवाइसेस देंगे, कार्ड मशीन्स देंगे, जो भी इनके मर्चेंट नेटवर्क्स होंगे उन सभी को, ताकि एक जगह पे ही होलसम उन्हें सारी सुविधाएं मिल सके। नेक्स्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिवाइज किया अपना गाइडलाइन रिगार्डिंग कमीशन फॉर लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी? RBI, PFRDA, SEBI, IFSCA या IRDAI? Now whenever we are talking about insurance, obviously the answer here should be IRDAI। तो ये करने वाला कौन है? IRDAI ने है। IRDAI ने अभी फिलहाल में रिवाइज किया है अपना कुछ लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, और रिवाइज गाइडलाइन अलाइन होता है कि जो पॉलिसीज हैं स्टैंडर्ड मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज हैविंग वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर, इसके साथ जो इंश्योरर्स अब इनको अलाउ किया जाएगा कि ये कमीशन ऑफर कर सकते हैं विद इन द एक्सपेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज हैव मिनिमम 5 ईयर कवर फॉर 2 व्हीलर्स एंड 3 ईयर फॉर 4 व्हीलर्स। ये इनका जो टर्म है ये जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनाने वाला है। खैर इसका आंसर क्या था? आंसर वुड बी IRDAI। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स इंडेक्स के मुताबिक RBI ने सेल किए हैं कितने तक के बॉन्ड इन सेकेंडरी मार्केट इन जुलाई 24 टू अब्सॉर्ब एक्सेस कैश इन बैंकिंग सिस्टम? तो एक्सेस कैश को अब्सॉर्ब करने का तरीका यही है, या तो अपने रेट्स बढ़ाते हैं या OMO के थ्रू बॉन्ड को सेल परचेज करते हैं। अगर कभी भी सेल करेंगे तो मार्केट से पैसों को ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं तो पैसों को दे रहे हैं। यहाँ पे इनसे बोला जाए सेल करके कितनी लिक्विडिटी अब्सॉर्ब की है, और इसका आंसर क्या होगा? 34 बिलियन रुपीज। तो ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक इंडेक्स के मुताबिक RBI ने सेल किया 34 बिलियन रुपीस के बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में और अब्सॉर्ब किए हैं एक्सेस कैश को अपनी बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है, तो आंसर वुड बी 34 बिलियन रुपीस। नेक्स्ट, कौन से बैंक ने लॉन्च किया है तमाम नया डिजिटल इनिशिएटिव, जिसमें से एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर भी है ऑन द ओकेजन ऑफ 117 फाउंडेशन डे? इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या इंडियन बैंक? ये करने वाला कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो 20 जुलाई 2024 को इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है तमाम नए डिजिटल इनिशिएटिव्स, जिसमें से जनरेटिव AI पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर और एक नया पेमेंट ऐप भी है 11 न्यू इनिशिएटिव्स के साथ। सो द आंसर हियर वुड बी व्हाट? द आंसर वुड बी बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में RBI ने स्टैब्लिश किया एक कमिटी, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है ताकि फीस स्ट्रक्चर देखी जा सके व्हाइट लेबल ATMs की? उषा थोरात, सुनील मेहता, बिमल जलान, SK मोहंती, माधवीपुरी बच। तो सुनील मेहता के अंतर्गत इन्होंने एक कमिटी बनाई है ताकि फीस स्ट्रक्चर देखा जा सके, बिकॉज ATMs का यूज अब उतना ज्यादा नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा चिंताजनक बात थी, इस वजह से इन्होंने इस कमिटी की गठन करी है, जो आप लोग देख सकते हो। सो द आंसर हियर वुड बी व्हाट? सुनील मेहता। ओके, ये रिकमेंड करेंगे एक सस्टेनेबल मॉडल जो बैलेंस कर सकेगा स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को, और जो भी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस हैं उसको कहीं ना कहीं ये अपनी तरफ से और कुछ बेहतरी करेंगे। इसके अलावा जो वाइट लेबल ATMs हैं वो ATMs होते हैं जिनको NBFCs बनाती हैं, और इसको ऑथोराइज किया जाता है पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 बाय RBI के थ्रू। किस बैंक ने रिसेंटली एंटर किया एक बैंक एश्योरेंस विथ LIC? कर्नाटका बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने LIC के साथ में मिलकर के एक बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट किया है, और इनका ये मकसद है कि ये लोग भी, जैसे विजन है IRDAI का इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, कहीं ना कहीं उसको पूरा करने के लिए इन दोनों लोगों ने बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट किया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के मुताबिक कंट्री ने 4th स्पॉट सिक्योर किया है इन प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर FPI राउटिंग फंड्स इन इंडिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री का 4th नंबर पर है? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, USA, नॉर्वे या आयरलैंड? ठीक है, तो ये काफी न्यूज में था क्योंकि इन्होंने किसी को पीछे किया था। तो आयरलैंड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। NSDL की डेटा के मुताबिक आयरलैंड का जो एसेट अंडर कस्टडी है 4.41 ट्रिलियन है, और इसके साथ में इन्होंने अपनी चौथी जगह बना ली है मॉरिशस को पीछे करके इन फेवर्ड डेस्टिनेशन ऑफ FPI यानी जो हमारे देश की कंपनीज के शेयर्स वगैरह में पैसे लगा रहे हैं, उसमें आयरलैंड इज नाउ एट 4th और 5th पर आ चुका है मॉरिशस। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। टॉप 3 मोस्ट प्रेफर्ड जो हैं, जो इन्होंने अपनी एसेट अंडर कस्टडी रखी है, वो आप लोग इधर देख सकते हो। बाकी इनका कितना AUC का फुल फॉर्म एसेट क्या अंडर कस्टडी है, ये सब क्वेश्चन जरा याद रखने वाली चीजें। ठीक है, कौन से बैंक ने रिसेंटली पार्टनरशिप किया है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ में ताकि लॉन्च कर सके रेसल फॉर ग्लोरी और सपोर्ट कर सके 50 टैलेंटेड फीमेल रेसलिंग एथलीट को अक्रॉस इंडिया? एक्सिस, ICICI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक या इंडसइंड बैंक? नाउ टॉकिंग अबाउट द सेम,
ये करने वाला है इंडस इंड बैंक। तो इंडस इंड बैंक ने कोलैबोरेट किया इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ, एक हाई परफॉर्मेंस ओलंपिक ट्रेनिंग फैसिलिटी है जिसकी अध्यक्षता है विजयनगर में, ठीक है। सो द आंसर हियर वुड बी व्हाट, द आंसर वुड बी, किस बैंक ने किया है, इंडस इंड बैंक ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन से बैंक ने अप्रूव किया है $240.5 मिलियन इन लोन्स टू फाइनेंस रूफटॉप सोलर सिस्टम अक्रॉस इंडिया? ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जापान इंटरनेशनल या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका आंसर क्या होगा बेटा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एक और आखिरी सवाल है, कौन से बैंक ने रिसेंटली कंप्लीट किया सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो माइग्रेशन टू इट्स बैंकिंग प्लेटफॉर्म? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कनारा, एचडीएफसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर एक्सिस बैंक? तो ये करने वाला है एक्सिस। 15 जुलाई को एक्सिस बैंक ने ऑफिशियली कंप्लीट कर लिया सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो माइग्रेशन अपनी बैंकिंग प्लेटफॉर्म में। सो द आंसर हियर वुड बी व्हाट, एक्सिस बैंक, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ, ये हमारी आज का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप यू पीपल लाइक द सेशन, ठीक है। नाउ सिंपल थिंग फॉर यू, अभी फिलहाल में जैसे आप सभी लोग जानते हो, अभी फिलहाल में हम लोगों के वहां पर जो है काफी अच्छा ऑफर चल रहा है फिजिक्स वाला पर। क्या ऑफर है, लेट मी शो यू वंस, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए और आप लोगों से ये अच्छा ऑफर कहीं मिस ना हो जाए, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, इफ यू ऑल कुड वेट फॉर 1 सेकेंड। हाँ भाई, तो आप लोग ये देख सकते हो, अभी फिलहाल में हमारे वहाँ पे काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं 15 अगस्त के। जैसे आप लोग देख सकते हो, बैंक महाविश्वास पैक इज अवेलेबल इन 3399 एंड बैंक महापैक इन, बाकी आप लोग देख सकते हो इधर बैंक एसएससी महापैक आपको 3999 में मिल रहा है। जैब डीबीएफ का भी आप लोगों को जो है ये काफी चीप में मिल रहा है। तो ये आप लोगों की अभी के लिए अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग चाहो तो बेशक हमारे साथ में एनरोल कर सकते हो महाविश्वास पैक महापैक। आप हमारे ऐप पर जाओगे, जितने भी आपको कोर्सेज हैं सब मिलेंगे, और जिस भी बैच में आप चाहते हो वहां पे आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। फिलहाल के लिए जो बैचेज है हमारी, उनका प्राइस डाउन हुआ है 15 अगस्त की सेल में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, बेशक आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो, मेन सिलेक्शन बैच इन 1399, इस तरीके से जो है काफी सारे बैचेस का जो प्राइस है वो अभी डाउन हुआ है। सो डू नॉट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एंड बाकी आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। रेस्ट अगेन आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं 15 अगस्त की। एंड फिर मिलेंगे अपनी कल की क्लास में। तो डेली हमारी ये क्लास होती है सुबह 6:45 पर, कहाँ, बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे, करंट अफेयर्स की। टुडे वाज जस्ट अ सिंपल रिवीजन क्लास, जहाँ पे हमारा एक मकसद था और वो था रिवीजन करने का। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट। फिर हमारी मुलाकात होगी। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय एवरीवन।